साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विश्व भाषा की उत्पत्ति और उसका विकास के संबंध में अभी पाठ्यक्रम का जो हमारी पाठ्यक्रम की जो कड़ी चल रही है, उस कड़ी में हम आपको भार यूरोपीय भाषा परिवार, उसके अंतर्गत शतम वर्ग और केंतुम वर्ग को पढ़ाते हुए हम केंतुम को पढ़ा करके शतम वर्ग का भी हमने खत्म कर दिया लगभग। शतम वर्ग में कुछ बची है। शतम वर्ग में हमने इसके पहले वाली वीडियो में ईरानी भाषा के बारे में बता दिया विस्तार से। इसके बाद भारत ईरानी शाखा को भी हमने विस्तार से बताया है उसमें। उसके अलावा उसमें भारत ईरानी शाखा, दरत शाखा और आर्य भाषा की भी हमने थोड़ी चर्चा कर दी है। भारत ईरानी शाखा की भी चर्चा हुई है और ईरानी के बारे में तो पूरा हमने भारत ईरानी के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा, 1 घंटा हमने चर्चा किया है। अब आइए इसी क्रम में इसी भारत ईरानी शाखा या भारतीय आर्य भाषा शाखा में दूसरी शाखा हमने बताया था। इसी के अंतर्गत पहला हमने भारत ईरानी देखा था, ईरानी शाखा, जिसमें अब दूसरी शाखा दरद शाखा के बारे में विस्तार से हम करेंगे चर्चा। तो आज का हमारा प्रकरण है दरद। ठीक है, दरद शाखा। इसी के अंतर्गत दरद शाखा। दरद का अर्थ होता है पर्वत। ठीक है, सीधे सीधे जान लीजिए, जो पर्वतीय क्षेत्रों की भाषा रही है वही दरद के अंतर्गत शामिल की गई है। तो दरद का अर्थ सीधा सीधा होता है पर्वत, जान लीजिए। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उसे दरद के वर्ग में रखा जाता है इस भारत ईरानी शाखा में। ठीक है, तो भारत ईरानी की दूसरी जो उप शाखा है उसमें दरद आती है। ठीक है, दरद का अर्थ होता है पर्वत। दरद ये दरद है। अगर पूछ देगा, चलिए बताइए कि कमेंट्री में दिमाग में रखिए, बाद हम बता ही देंगे। दरद का जो अर्थ है, यह दरद जो शब्द है, यह शब्द, दरद शब्द किस भाषा का शब्द है, ये बताइए। दरद शब्द जो है किस भाषा का शब्द है, पता है? दरद शब्द किस भाषा का शब्द है? हाँ, किसका? यह संस्कृत का शब्द है। ठीक है, संस्कृत का शब्द है। ठीक है, संस्कृत भाषा का, यहां लिख लीजिए भाषा, संस्कृत भाषा का शब्द है यह दरद। यह दरद संस्कृत भाषा का शब्द। कभी भी आप एक बार गलत मार के आ जाओगे। अभी एक बार हम भी इसे फंस गए थे। तो सभी मारेंगे कि दरद जो है कि ईरानी फिरानी बोलेंगे, लेकिन दरद जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। यह संस्कृत का शब्द है दरद। ये ना कर दिएगा कि चल के ईरानी फिरानी पास्तों वस्तों मार के चले आइए। यही तो दिक्कत होती है। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, उसमें कुछ दम होती है प्रश्न में, तब पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। इस प्रश्न में दम है कि नहीं है? हर व्यक्ति 100 में मुझे लगता है 90 लोग यही मारेंगे, जो पढ़े होंगे 5 लोग 6 लोग, वही मारेंगे इसका संस्कृत, लेकिन बाकी लोग मारेंगे ईरानी। तो दरद का अर्थ होता है पर्वत। और यह दरद शब्द जो है यह संस्कृत शब्द का भाषा है। ठीक है, यह दरद की जो प्रमुख भाषा है, दरद शाखा की प्रमुख भाषा, ठीक है, इसकी प्रमुख भाषा कश्मीरी भाषा। ठीक है, कश्मीरी भाषा है। ठीक है, दरद की जो प्रमुख भाषा है, क्योंकि वहां पहाड़ वगैरह ज्यादा है। ठीक है, तो दरद का मतलब पहाड़ से ही लिया जाता है, पर्वत से लिया जाता है। तो दरद की जो प्रमुख जो भाषा, सबसे प्रमुख सर्व प्रमुख भाषा, वह कश्मीरी भाषा है दरद की, याद रखिए। ये पूछा है दरद का सबसे प्रमुख भाषा कौन सी है, तो कश्मीरी भाषा है दरद। दरद की प्रमुख भाषा कश्मीरी भाषा है। दरद जो शब्द है यह संस्कृत भाषा का शब्द है। दरद से जो दरद का प्रभाव मराठी, सिंधी और पंजाबी पर है। इसका प्रभाव किस किस भाषाओं पर है? प्रभाव दरद का प्रभाव मराठी भाषा पे है। ठीक है, पूछता है दरद भाषा का प्रभाव किस पर है? मराठी भाषा पे है, सिंधी पे और पंजाबी पे है। मराठी, सिंधी तथा पंजाबी जो दरद भाषा है, दरद का प्रभाव
मराठी, सिंधी, पंजाबी पर है। पाश्तो और दरद दोनों भारत ईरानी के बीच की शाखा है। पाश्तो ईरानी की ओर झुकी है। इसमें जो पाश्तो भाषा है, पाश्तो भाषा ईरानी की तरफ है, ठीक है, ईरानी की तरफ झुकी है। पाश्तो भाषा ईरानी भाषा की तरफ झुकी है। याद रखिएगा, जो पाश्तो भाषा है ईरानी भाषा की ओर झुकी है, और दरद भाषा, जो दरद है ना, जो दरद भाषा है, दरद भाषा यह भारत की ओर झुकी है, भारतीय भाषाओं की तरफ, भारतीय भाषाओं की तरफ झुकी है, भाषाओं की तरफ झुकी है। याद रखिएगा कि पाश्तो भाषा ईरानी की तरफ झुकी हुई है, और दरद भाषा भारतीय भाषाओं की तरफ झुकी हुई है। दरद को पहले पैशाचिक प्राकृत की कहा जाता था। इसको पहले, ठीक है, दरद दरद को पहले क्या कहा जाता था? दरद को पहले पैशाची प्राकृत कहा गया। पहले पैशाची पैशाची प्राकृत कहा गया है, प्राकृत कहा जाता था। इसी दरद पैशाची प्राकृत ही प्राचीन दरद है, ठीक है। इसी दरद को ही, दरद भाषा को ही पैशाची प्राकृत कहा जाता था। दरद भाषा को पैशाची प्राकृत कहा जाता था। याद रखिएगा, यही दरद भाषा को ही पैशाची प्राकृत, हमने जो शुरू में हमने भाषा का जो वितरण किया है, भाषा की उत्पत्ति संबंध में, हिंदी भाषा संबंध में, तो उसमें जो हमने आर्य भाषा से संबंधित जो जितनी भी परिचय हमने दिया, उसमें पैशाची प्राकृत का भी हमने चर्चा किया है, ठीक है। आधुनिक आधुनिक भाषा, भारतीय भाषाओं का उदय के बारे में पैशाची प्राकृत, यही पैशाची प्राकृत ही दरद भाषा थी। दरद को पैशाची प्राकृत ही कहा जाता था, लेकिन इस समय यह स्वतंत्र भाषा बन चुकी है। वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में दरद स्वतंत्र भाषा है। दरद एक स्वतंत्र भाषा है, स्वतंत्र भाषा है। दरद क्या स्वतंत्र भाषा बन चुकी है। इसका क्षेत्र पामीर और पश्चिमी पंजाब आता है। जो दरद का क्षेत्र है, इसका क्षेत्र कश्मीर का पूरा भाग है, जानते ही हैं। पामीर पश्चिमी पंजाब, पामीर पश्चिमी, ये पश्चिमी पंजाब इसका प्रमुख क्षेत्र है। इस दरद के अंतर्गत कश्मीरी हमने बताया सबसे प्रमुख भाषा है। उसके बाद सीना, चित्राली, काफिर और कोहिस्तानी भाषा भी इसी दरद के अंतर्गत आती है। दरद में ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। इसके बाद हम इलीरियन की बात करेंगे। यह है इलीरियन दरद भाषा भी हमने ईरानी के अंतर्गत शामिल किया। तो सतम वर्ग में ईरानी भाषा खत्म हुई। ये अब यहाँ तक दरद तक ईरानी भाषा हम खत्म कर रहे हैं। इसके बाद हम इसी भारत ईरानी शाखा में हमने बताया ना कि एक ईरानी शाखा, एक दरद शाखा, एक भारतीय आर्य भाषा शाखा। तो भारतीय आर्य भाषा शाखा को हम आगे वाले वीडियो में डालेंगे, क्योंकि बहुत लंबा है वो, ठीक है। अभी छोटा छोटा जो सतम वर्ग में आती है भाषाएं, उसके बारे में चर्चा करते रहे हैं। तभी हम आपको इलीरियन भाषा या अल्बानी भाषा के बारे में थोड़ा सा ऐसे चर्चा करते हैं। इसमें बहुत विशेष महत्व नहीं है, थोड़ा ज्ञान भी हो जाएगा, हो सकता पूछ दे। तो इलीरियन या अल्बानी, इसका क्षेत्र एड्रियाटिक सागर, जो भूमध्य सागर देखे होंगे आप लोग, उसमें एक एड्रियाटिक सागर सिसिली द्वीप के आसपास पाया जाता है। इसी एड्रियाटिक सागर के आसपास जो पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र है, यहीं पे इलीरियन या अल्बानी भाषा बोली जाती है। ऐसी अल्बानी या ग्रीस इसी में पाई जाती है। जो ग्रीस भाषा है, यह भाषा अल्बेरिया या ग्रीस में बोली जाती है, और यह 17वीं शताब्दी के आसपास इसका साहित्य कुछ मिलता है। इसका ऐतिहासिक बहुत महत्व नहीं, क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता नहीं है। इलीरियन की चर्चा हमने कर दिया। यह भी सतम वर्ग में आती है। तो सतम वर्ग में भारत ईरानी, ठीक है, ईरानी के अंतर्गत दरद और ईरानी तथा आर्य भाषा। तो ईरानी और दरद का हमने चर्चा कर दिया। आर्य भाषा हम आगे करेंगे।
उसके अंदर यह शतम वर्ग में ही इलीरियन भाषा, याद रखिएगा इलीरियन पूछता है, इलीरियन को क्या कहा जाता है, इलीरियन को अल्बानीय कहा जाता है। तो इलीरियन या अल्बानी यह शतम वर्ग में आती है। अब तीसरा शतम वर्ग में क्या आती है, बाल्टोस्लोविक या बाल्टिक या लैटिस भाषा। ठीक, तो बाल्टोस्लोविक, बाल्टिक या लैटिक भाषा किसमें आती है, शतम वर्ग में आती है, ध्यान रखिएगा। तो पूछेगा जब भी तो आप लोग इसको बाल्टोस्लोविक या बाल्टिक या लैटिस या लैटिस भी पूछ सकता है, बाल्टिक भी पूछ सकता है, बाल्टोस्लोविक भी पूछ सकता है। तो यह किसमें आती है, तो यह शतम वर्ग में आती है। ठीक है, जो बाल्टोस्लोविक भाषा है इसमें इसकी 3 शाखाएं हैं। एक प्राचीन कालीन शाखा इसकी है। ठीक है, तो प्राचीन कालीन बाल्टिक भाषा को ही प्रसन भाषा कहा गया है। ठीक है, एक प्रश्न ये बना था इस बार, तो दोस्तों ये नोट कर लीजिए। इसी शतम वर्ग में हमने पहले पढ़ा भी दिया है, दोबारा लिखते हैं, इलीरियन या अल्बानीय आती है, और इसके अंतर्गत इसका बहुत महत्व नहीं है। फिर आगे आते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, बाल्टोस्लोविक या बाल्टिक या लैटिस भाषा। ठीक है, ये भी शतम वर्ग में आती है। तो बाल्टोस्लोविक या बाल्टिक या लैटिस भाषा यह शतम वर्ग में आती है। इसकी 3 शाखाएं हैं। ठीक है, इसकी 3 शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं। बाल्टिक या लैटिस या बाल्टोस्लोविक की 3 शाखाएं हैं। पहला प्राचीन बाल्टिक, प्राचीन बाल्टिक, पहला प्राचीन बाल्टिक, लिख लीजिए, ये प्रश्न, इससे प्रश्न बनता है। प्राचीन बाल्टिक, इसका बहुत महत्व नहीं है, इसका क्षेत्र प्रसा था, ये प्रसा क्षेत्र में बोली जाती है। प्रसा जानते हैं, प्रसा देश है, प्रसा इसका क्षेत्र है, इसका क्षेत्र है। ठीक है, इसलिए इसने पूछा था कि प्रसन भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, ये प्राचीन कालीन बाल्टिक, ये बाल्टिक भाषा ही प्रसन भाषा है, अतः इसे प्रसन भाषा, प्रसा की होने के कारण प्रसन भाषा कहा गया है, प्रसन भाषा कहते हैं। ठीक है, प्राचीन बाल्टिक को ही प्रसन भाषा, यह प्रसा देश की भाषा थी, इसलिए इसे प्रसन भाषा। तो प्रसन भाषा किससे संबंधित है, शतम वर्ग से पूछता है। प्रसन किससे संबंधित है, ये प्रसन भाषा, यह बाल्टोस्लोविक या बाल्टिक भाषा या लैटिक भाषा से, जो कि शतम वर्ग में आती है। दूसरा वर्ग है लिथुआनियन। ठीक है, लिथुआनियन, लिथुआनियन। ठीक है, लिथुआनियन, इसका क्षेत्र प्रसा का उत्तर पूर्व क्षेत्र, इसका विकास बहुत धीरे धीरे हुआ है, इसीलिए इसका वैज्ञानिक महत्व है। यह प्राचीन, यह मूल यूरोपीय भाषा के काफी करीब है। इसकी प्रसिद्ध, इस लिथुआनियन के प्रसिद्ध कवि हैं, प्रसिद्ध महाकवि। ठीक है, प्रसिद्ध महाकवि कौन है, इसके प्रसिद्ध महाकवि हैं डॉगलेटिस, डॉगलेटिस, इसके प्रसिद्ध कवि हैं डॉगलेटिस। इनका एक ग्रंथ है, का ग्रंथ सीजन्स। ठीक है, सीजन्स इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये ग्रंथ है। ठीक है, इन महाकवि डेगलेटिस का ग्रंथ है सीजन्स, यह लिथुआनियन में आती है। ठीक है, बाल्टोस्लोविक में, लिथुआनियन में आती है। तीसरा लैटिस या लेटी हुई भाषा है, तीसरा लेटी, लेटी या इसको लैटिस कहा जाता है। ठीक है, लैटिस, लैटिस भाषा को लेटी हुई भाषा या लेटी, लेटी का मतलब होता है जो लेटी हुई भाषा, लेट के एकदम बिल्कुल एकदम पसर गई हो भाषा, इस तरह की जिसमें क्षमता दिखती हो, तो उसे लेटिस भाषा कहा जाता है। तो लेटिस या लेटिस का यह लाटविया की भाषा, लैटिस लेटी, यह लिख लीजिए लाटविया की भाषा है, लाटविया की भाषा है। लैटिस या लेटिस लाटविया की भाषा है।
इसे बाल्टिक भी कहते हैं, ठीक है। तो यही बाल्टिक, लेटिस लेटिस या बाल्टोस्लोविक है, यही है, ठीक है। प्रसा भी प्रसन की है, प्रसन भी बाल्टोस्लोविक है। तो ये याद रखिएगा कि पूछता है लेटिस या लेटिस, लेटी या लेटिस या लिथुआनियन या प्राचीन बाल्टिक, बाल्टोस्लोविक, बाल्टिक या लैटिस या इलीरियन या अल्बानी है। तो ये सारी चीजें सतम वर्ग में आती हैं, याद रखिएगा। ये सारी भाषाएं सतम वर्ग में आती हैं। इसके बाद है स्लेवोनिक, स्लेवोनिक, स्लेवोनिक। तो जो स्लेवोनिक है ये अभी सतम वर्ग में आती है, ठीक है। इलीरियन हो गया, पाल्टोस्लोविक हो गया, अब सतम स्लेवोनिस। स्लेवोनिक भी यह रूस में बोली जाती है। स्लोवोनिक क्या होती है? रूस में। इसकी 3 शाखा है। पहली शाखा है एक है महारूसी, महारूसी। इसकी दूसरी शाखा है श्वेत रूसी। आ रहा है यहाँ तक ना? श्वेत रूसी, बस बस बस। श्वेत रूसी, ये इसी सतम वर्ग में स्लेवोनिक भी आती है। तो इसमें 3 वर्ग है, एक महारूसी, दूसरा श्वेत रूसी, तीसरा लघु रूसी, तीसरा लघु रूसी। इसी लघु रूसी को रूथेनियन भी कहते हैं, या रूथेनियन, रूथेनियन भाषा। तो स्लेवोनिक के अंतर्गत 3 क्षेत्र आते हैं, एक महारूसी, एक श्वेत रूसी, तीसरा लघु रूसी, या इसे रूथेनियन के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है पश्चिमी शाखा के अंतर्गत कौन है, थोड़ा सा जान लीजिए। तो पश्चिमी शाखा इसकी, ये पूर्वी शाखा, ये स्लेवोइक की पूर्वी शाखा, ठीक है, पूर्वी शाखा। अब स्लेवोनिक की पश्चिमी शाखा के बारे में जान लीजिए। पश्चिमी शाखा, इसकी 3 शाखा हमने बताया ना, एक पूर्वी शाखा, एक पश्चिमी शाखा। तो पश्चिमी शाखा में इसकी प्रमुख क्षेत्र चेक है। तो पश्चिमी शाखा स्लेवोनिक का इसका प्रमुख क्षेत्र है चेक क्षेत्र है। इसका प्रमुख क्षेत्र चेक है। यह मूलतः बहेमियम की भाषा है, अतः इसे बहेमियम भाषा भी कहा जाता है। तो बहेमियम भी इसी में आती है, बहेमियम, बहेमियम भाषा याद रखिएगा। भाषा किस में आती है? यह भी स्लेवोनिक में आती है, बहेमियम भाषा। तीसरा दक्षिणी शाखा, इसमें प्रमुख भाषा है बुल्गारियन। तीसरा तीसरा दक्षिणी शाखा, दक्षिणी शाखा, इसमें बुल्गारियन आती है, बुल्गारियन, बुल्गारियन भाषा आती है। इसी स्लेवोनिक में ही पूर्वी शाखा है, जिसमें रूसी, महारूसी, श्वेत रूसी, लघु रूसी या रुथेनियन आती है। इसका पश्चिमी शाखा, इसमें बहेमियम आती है, और इसकी दक्षिणी शाखा में बुल्गारियन भाषा आती है। वर्तमान बुल्गारियन वियोगात्मक है। इसे 6वीं शताब्दी में बाइबिल का अनुवाद हुआ था इसमें। इसका क्षेत्र बुल्गारिया, तुर्की, ग्रीस है। इसके बाद आर्मेनियन या आर्मीनी, सबसे लास्ट में हमने बताया था आर्मेनियन या आर्मीनी। तो सतम वर्ग में एक और हमने बताया था कि आती है आर्मेनियन, आती है, ठीक है। आर्मेनियन, आर्मेनियन हमने लिखवाया है, आप उसको जरूर देखिएगा कौन कौन सी सतम वर्ग में और केंतु वर्ग में आती है। तो सतम वर्ग में एक आर्मेनियम या आर्मीनी भाषा भी आती है, ठीक है, आर्मीनी भाषा। तो सतम वर्ग में ही ये भी आती है, आर्मेनियम या आर्मीनी भाषा। इसके शब्द ईरानी से मिलते हैं। इसके 2 रूप मिलते हैं, एक यूरोपीय तथा दूसरा एशियन। इसका नाम अरारुष्ट, यूरोपीय रूप को इस्तांबुल भी कहते हैं। बहुत ज्यादा विशेष नहीं है, तो याद रखिएगा कि आर्मीनियन या आर्मीनी भाषा ये भी सतम वर्ग में आती है, ठीक है दोस्तों। ये था, हमने आप लोगों को भारत ईरानी शाखा के अंतर्गत पढ़ाया। इसमें कुछ और है, यूनानी, रोमन और ईरानी शब्द जो है, तुर्की, अरबी, कुछ शब्द हैं उनके बारे में लिखवा दूंगा, जो कि संस्कृत और हिंदी से, संस्कृत और ईरानी से समानता रखते हैं।
तो दोस्तों जितना विस्तार था जरूरी था हमने पढ़ा दिया है। उसमें कुछ शब्द हैं जैसे संस्कृत में जो शब्द बोले जाते हैं जैसे यवन या यवनिका, यह यूनानी शब्द है। ठीक है, यूनानी शब्दों से संस्कृत में आया क्या, यवन या यवनिका। द्रम या दाम, यूनानी शब्द है होडा या होड़ा। उसके बाद त्रिकोण, सुरंग, क्रेमेल, क्रेमेल ऊंट। इसके बाद कस्तीर, कस्तीर अर्थात रांगा। और कंगू, कंगू एक अनाज हुआ करता था जो जो कि संस्कृत में इसका प्रयोग मिलता है कंगू का। तो ये यूनानी शब्द है कंगू। ठीक है, सुरंग, सुरंग का यूनानी शब्द जो संस्कृत में आया था त्रिकोण। त्रिकोण शब्द सुना होगा आपने, यह यूनानी शब्द है। त्रिकोण यूनानी शब्द जो यह संस्कृत ने इसे अपनाया है। ठीक है, संस्कृत में एक दिनार शब्द सुना होगा आपने, दिनार। ठीक है, दिनार यह शब्द, ठीक है, यह शब्द रोमन शब्द है। ठीक है, रोमन है, जो दिनार है रोमन शब्द है। यह संस्कृत में इसी तरह से दिनार रोमन शब्द डायरेक्ट संस्कृत में लिया गया है, संस्कृत में है। तो संस्कृत में जो शब्द दिनार प्रयोग होता है यह रोमन शब्द है, और संस्कृत ने इसे रोमन से ही स्वीकार किया दिनार शब्द। तो दिनार शब्द क्या है, रोमन शब्द है जो कि संस्कृत में प्रयुक्त होता है। हाँ? तो कुछ शब्द जैसे बहुत टेढ़ा है, जिसमें जान लीजिए जैसे अरबी शब्द है रमल इकबाल, जिसको सौभाग्य कहा गया है। रमल, रमल इकबाल यानी कि सौभाग्य। इत्थशाल अर्थात तीसरा योग। इशराफ ज्योतिष में चौथा योग। और वल्लाह, वल्लाह को घोड़ा कहा गया। वल्लाह मतलब घोड़ा। इसको सुन लीजिए क्योंकि पूछ सकता है। ईरानी में हिंदू शब्द क्या है, हिंदू हिंदी शब्द है क्या, नहीं, यह ईरानी शब्द है। बार बाण, ताजिक, मिहिर, मिहिर यानी सूर्य को कहा गया है। ठीक है, यह ईरानी शब्द है। मिहिर, मिहिर अर्थात शुभरा, मिहिर नाम सुना होगा इस तरह से। तो ये ईरानी शब्द है। ठीक है, मिहिर अर्थात सूर्य। बादाम भी ईरानी शब्द है। बालिश अर्थात तकिया, बालिश को तकिया कहा जाता है, ये ईरानी शब्द है। खोल, जो खोल है वो ईरानी शब्द है। खरबूजा, खरबूजा भी आपका ईरानी शब्द है। निशाण अर्थात जुलूस, जुलूस को निशाण कहा गया है। ठीक है, यह निशाण जो है यह जुलूस, यह ईरानी शब्द है। और तुरुस और खच्चर, जो खच्चर है यह तुर्की शब्द है। तुरुस ही तुर्की शब्द है। ये कुछ विशेष शब्द थे। इसके बाद हम एक विस्तार से इसी शतम वर्ग में भारतीय आर्य भाषा शाखा, शतम वर्ग में हमने जो भारत ईरानी शाखा या भारत यूरोपीय शाखा या भारतीय आर्य भाषा शाखा के अंतर्गत हमने दरद और ईरानी शाखा पढ़ा दिया है। उसका तीसरी शाखा जो सबसे महत्वपूर्ण शाखा है उसको हम आपको भारतीय आर्य भाषा के रूप में अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।